तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अंशिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम जानेंगे दोस्तों क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है दोस्तों? परिमेय संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से किताब का हम देख सकते हैं, ये क्लास 8 का क्या है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इसी में जो पहले जिक्र किया गया है दोस्तों प्राकृतिक संख्या, लेकिन उससे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? तो हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, वैसी संख्या जो भिन्न p/q के रूप में हो तथा p और q कोई क्या हो, कोई पूर्णांक हो तथा जहाँ q बराबर 0 नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे में 2/3, 5/2, 1/2 etc. ये सब क्या है? परिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं जो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है दोस्तों अंश बट्टा हर। तो इस पे ध्यान दोस्तों ये देना है, जो हर का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हर का मान 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित है ना, इन्फिनिटिव हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या का एक हम परिभाषा और भी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ठीक ज्ञात किया जा सके तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे √4 है, उसका कितना निकल रहा है वर्गमूल? 2। √9 का कितना निकल रहा है? √16 का कितना निकल रहा है? और √25 का कितना निकल रहा है? तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं, जो जिसका वर्गमूल ठीक निकलेगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे ध्यान देना है। अब हम जानेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में ध्यान दीजिए, तो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ठीक ज्ञात नहीं किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्या है? √3 है, √5 है, √8 है, √7 है, यानी जिसका वर्गमूल ठीक नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम ध्यान दीजिए दोस्तों, गिनती कहाँ शुरू होता है?
1 से, 2 से, 3, 4, 5, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अगर हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि गिनती 1 से शुरू होता है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनंत। इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे दोस्तों हम पूर्ण संख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिए, तो जब प्राकृतिक संख्या के शुरू में, यानी सबसे पहले शुरू में 0 यानी 0 शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए जैसे में क्या होगा? प्राकृतिक कहाँ शुरू हो रहा था? 1 से, 2 से, 3 से, कहाँ तक? अनंत तक। उसमें क्या करेंगे? परिभाषा क्या कह रहा है? अगर शुरू में 0 शामिल कर दे तो हो गया। अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा कितना? 0। और बड़ी का बात करें तो क्या हो जाएगा? अनंत, है ना। तो ये ध्यान देना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये बात करें छोटी, और ये हो गया बड़ा, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों संख्या के बारे में, क्योंकि किताब में बोला जा रहा है पूर्णांक संख्या के बारे में, तो थोड़ा हम पूर्णांक संख्या के बारे में जान लें। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है पूर्णांक संख्या, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे दोस्तों धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के हल समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे दिया हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो ध्यान देना है, इधर वाला जो हो गया क्या हो गया? वो ऋणात्मक, यानी माइनस वाला को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। बीच वाला हो गया 0, ये दोनों में रहता है, इसलिए 0। तो प्लस वाले को हम धनात्मक बोलेंगे और माइनस वाले को ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे जानेंगे हम। तो दोस्तों हमने देख लिया परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले हम किनके बारे में भी जाने हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए दोस्तों। तो पहले जाने हैं परिमेय संख्या के बारे में, दूसरा हम जाने अपरिमेय संख्या के बारे में, और तीसरा में जाने प्राकृत संख्या के बारे में, और चौथा जाने पूर्ण संख्या के बारे में, और पांचवा जाने हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों 1.1 है ना, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, और बोल रहा है दोस्तों, जो ध्यान दीजिए सवाल दिया हुआ है, ध्यान देना है सवाल में क्या बोल रहा है? जो निम्नलिखित, क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए, है ना। मतलब कौन सा नियम को मानता है या फॉलो करता है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों सवाल लिख लेंगे। सवाल दिया हुआ है दोस्तों, -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5, ठीक है। और बराबर दिया हुआ है -4/5, है ना। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, जो दिया हुआ है -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने, इसको क्या किया गया? उल्टा दिया गया है ना, यानी उल्टा करके लिख दिया गया। और बराबर कितना होगा? -4 का 1 से गुना -4 और बटा में 5। तो इस प्रकार के अगर दोस्तों अगर सवाल दिया रहा है और इसको अगर गुणधर्म पहचानने के लिए बोला जाए
तो तनक भी देर नहीं करना है, इसको हम बोल देंगे। अगर मान लीजिए जो a गुने 1 है तो क्या हो जाएगा, a गुने a, तो बराबर क्या a ही होगा। अगर ऐसा नियम रहता है दोस्तों तो गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, 1 से गुना किया गया है। क्या है? सिर्फ 1 से गुना किया गया है। हम सवाल नंबर पहला का दूसरा देखेंगे। ये पहला का पहला सवाल था। अब हम देखेंगे पहला का दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा सवाल हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ध्यान दीजिए 13/17 माइनस में है और गुने -2/7 है, बराबर इसको क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया। इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए -13/17 गुने -2/7, इसी को उल्टा दिया गया है, तो -2/7 गुने -13/17। अगर ऐसा कंडीशन, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे जो -13/17 गुना -2 और इसी को पलटा दिया जाए, तो जैसे ध्यान दीजिए हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जांपल अगर ऐसा रहे जो a गुने b बराबर b गुने a, तो ये तो गुना वाला हो गया। अगर प्लस में भी रहे a प्लस b बराबर b प्लस a, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम, और इसको बोलेंगे योग का क्रम विनिमय नियम, नियम। ठीक है दोस्तों, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया है गुना वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट बात है, गुना को पलटा दिया गया तो क्या होगा, इसी अंक को गुना करके पलटा दिया गया तो क्या हो जाएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम। अगर जोड़ का चिन्ह था तो योग का क्रम विनिमय नियम। अब हम सवाल नंबर देखेंगे दोस्तों 3, पहला का तीसरा सवाल। तो पहला का तीसरा सवाल क्या कहता है, पहला का तीसरा सवाल है दोस्तों जो -19/29 गुने, उसी को क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया है, और उसको काट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल दिया हुआ है -19/29 गुने 29/-19, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाता है, 1। अगर ऐसा कंडीशन हो जब गुना को कट करने पर, ठीक है दोस्तों, गुना को कट करने पर, इसको सोल्यूशन नहीं लिखे, इसको सोल्यूशन लिख दीजिए या सॉल्व कीजिए, इसको भी सोल्यूशन लिख देना है, हम डायरेक्ट बना दिए हैं दोस्तों। अगर ऐसा कंडीशन रहे जो a/b गुने b/a, तो स्पष्ट बात है जो कट के कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा कंडीशन रहे दोस्तों तो हम लिख देंगे यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी को उल्टा क्या है, जो बट्टा यानी भिन्न में दिया हुआ है उसी को पलटा करके लिख दिया गया है। हाँ बताइए, कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इतना क्या कर सकते हैं, अभिकलन कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल जो दिया हुआ है, हम सवाल लिखेंगे दोस्तों। सवाल जो दिया हुआ है ध्यान दीजिए, सॉल्व हम कर रहे हैं तो हम सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। और सवाल दिया हुआ है 1/3 गुने 6 गुने 4/3, इसको कॉस्ट कर दिया गया है, और इसी को क्या लिखा गया है, 1/3 गुने 6, अब बाहर किसको कर दिया गया है, 4/3 को। अगर दोस्तों सवाल में ऐसा कंडीशन रहे, है ना, ऐसा कंडीशन रहे, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, जो a गुने b गुने c इसका कॉस्ट हो, और a को अंदर करके c को बाहर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, a गुने b या गुने c। अगर ऐसा कंडीशन रहा तो बोलेंगे हम गुना का साहचर्य हो जाएगा, गुना का साहचर्य नियम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर जोड़ का साहचर्य नियम, तो क्या करते,
जोड़ यानी योग का साहचर्य नियम का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, साहचर्य नियम का। ठीक है, और ऐसा कंडीशन होता है जो a + b + c इसको कॉस्ट किया गया हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a को अंदर करके c को बाहर कर देंगे, यानी पहले वाले को अंदर करके और c को क्या कर देंगे, बाहर। अगर ऐसा कंडीशन रहता है तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा ये चैप्टर 1.1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।